ठीक है। स्क्रीन विजिबल है। ठीक है। फाइस्टल साइफर ये हम आज देखेंगे। फाइस्टल साइफर ये जानते हैं, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि फाइस्टल साइफर is not a method in itself, but on the basis of this cipher method, many algorithm has been created, like data encryption standard algorithm or advanced data encryption standard algorithm. Both the algo was created on the basis of model given by Feistel. So the spelling is Feistel. You can check the proper pronunciation on the internet. So I will call it Feistel cipher. So basically, Feistel cipher is not a specific method, but it is a model. It's a sort of model. It's a design model, and it's a design model. That's what is given here. So we say that the Feistel cipher is not a specific scheme, but it is a design model. You know, it is a design model from which other block cipher are derived. ठीक है, इसकी मदद से और जो साइफर हैं वो डिराइव किए जाते हैं। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि DES इज ए स्पेसिफिक केस ऑफ फाइस्टल साइफर। जो फाइस्टल साइफर है उसी का एक स्पेसिफिक केस DES है। सेम एल्गोरिथम यूज्ड फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, तो एल्गोरिथम भी यूज होती है, बट इट डज नॉट मीन्स कि एग्जैक्टली वही एल्गो यूज होती है, बिल्कुल उल्ट ऑर्डर में यूज होती है। एल्गोरिथम का तरीका वही होता है, लेकिन ऑर्डर रिवर्स होता है। तो सेम एल्गोरिथम इज यूज्ड बट इन रिवर्स ऑर्डर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेम एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, बट एक्चुअली इट इज डन इन रिवर्स ऑर्डर। इन मल्टीपल राउंड्स कई बार हम इसको करते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा राउंड्स हम चलाएंगे उतना ज्यादा सिक्योर होगा हमारा साइफर। जो क्रिप्टो एनालिस्ट है उसको ब्रेक करने में उतनी ही ज्यादा सुविधा होगी। सो द मोर नंबर ऑफ टाइम्स it runs, the more harder it will be to pick that algo. तो इसमें इनपुट में ये भी ब्लॉक साइफर है ना, हमने देखा था एक स्ट्रीम साइफर होती है, एक ब्लॉक साइफर होती है। स्ट्रीम साइफर में हम बिट बाय बिट या बाइट बाय बाइट इनक्रिप्ट करते चलते हैं, जो कि हमारा ट्रेडिशनल तरीका था, उसे हम ओल्ड मेथड या एंशिएंट टेक्निक भी कह सकते हैं। और ब्लॉक मेथड में हम क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ इनक्रिप्टिंग इट बिट बाय बिट, we create blocks. Typically we create block of 64 bit or 128 bit or in power of 2 कुछ भी हो सकता है, 256 bit 512 bits, इतने का हम ब्लॉक बनाते हैं। फिर हम पूरे के पूरे ब्लॉक पे काम करते हैं, पूरा का पूरा ब्लॉक इनक्रिप्ट करते हैं और डिसाइफर भी पूरा का पूरा ब्लॉक ही करते हैं। तो वही बात, इनपुट ब्लॉक इन ईच राउंड इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ, जिसको हम लेफ्ट और राइट कह रहे हैं थोड़ी देर के लिए, एल एंड आर। तो जो जो हमारा मेन ब्लॉक है जिसको हमको इनक्रिप्ट करना है, मान लीजिए 64 बिट का ब्लॉक है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 32 बिट के टू ब्लॉक में। पहले ब्लॉक को हम एल कह दे रहे हैं, मतलब लेफ्ट वाला ब्लॉक। दूसरे ब्लॉक को हम आर कह दे रहे हैं, राइट वाला ब्लॉक। लेफ्ट ब्लॉक, राइट ब्लॉक। तो जो शुरू में हमारा पहला ब्लॉक है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। वी डिवाइडेड इट इनटू टू पार्ट। फर्स्ट पार्ट we will call as L, second part we will call as R. This is based on the concept of left and right. हमने इसको लेफ्ट वाले को L कहा, राइट वाले को R कहा।
आर गोज अनचेंज्ड। अब इसमें एल्गो कैसे काम करती है कि जब पहले स्टेप में आर जो पहला के दो टुकड़े मैंने किया, जो मेरा ब्लॉक है शुरू में मैं जो लेके चल रहा हूँ, खूब ध्यान से समझिएगा इसको। समझने पे अगर आप ठीक से समझेंगे तो फिर उसको आप एग्जाम में लिख भी पाएंगे। तो ये जो जो ब्लॉक हमने शुरू में लिया 64 बिट का, ये 64 बिट का होना जरूरी नहीं है, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ये 132 बिट का ब्लॉक हो सकता है। तो इसके दो टुकड़े मैंने किए, 32 बिट के दो टुकड़े हो गए थोड़ी देर के लिए। पहले टुकड़े को एल, दूसरे को आर बोले। पहला स्टेप हम ये कर रहे हैं कि ये जो दाईं तरफ वाला टुकड़ा है, राइट साइड वाला जो टुकड़ा है, उसको एज इट इज कॉपी कर लिए नीचे। ठीक है, तो राइट साइड वाला टुकड़ा अगले स्टेप के लिए लेफ्ट बन गया, अगले स्टेप के लिए वो लेफ्ट में आ गया, वो अनचेंज्ड एज इट इज आ गया। वही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि राइट गोज अनचेंज्ड। यल के साथ करेंगे, यल के साथ कुछ कुछ काम करेंगे। क्या काम करेंगे वो अभी हम एल्गो में समझाते हैं। इसके साथ बहुत सारे ऑपरेशंस करेंगे हम इसमें। पहली बात तो जब भी हम साइफर करने जाएंगे ना, तो एक की लेके चलते हैं, की को हम ए से डिनोट करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब भी हम फाइस्टल साइफर मॉडल इंप्लीमेंट करते हैं तो की जो हमारी है वो सिर्फ ए तक सीमित नहीं रहती। ये इसी ये की हमारी बेस बनती है, इसी बेसिस पे हम बहुत सारी और कीज बनाते हैं। इसी इसी को बेस मान के, के को बेस मान के हमने बहुत सारी और कीज बनाई। A1 है ना, A2, A3, A4, है ना, ऐसे बहुत सारी और कीज हमने बनाया। इसको हमने बेस माना, ऑन द बेसिस ऑफ दिस के। और वो इस मतलब बेस ए को बेसिस बना के बहुत सारी कीज कैसे बनाते हैं वो आगे हम समझेंगे जब हम एग्जैक्टली वो एल्गो पढ़ रहे होंगे, जैसे डीएस पढ़ रहे होंगे या एएस पढ़ रहे होंगे या कोई भी एल्गो हम जब पढ़ रहे होंगे तब ये समझेंगे कि ये के से बहुत सारी कीज कैसे बन रही हैं। K1, K2, K3 इसी से बहुत सारी कीज बन जाएंगी। कभी कभी ये कीज सेम लेंथ की होती हैं, कभी कभी इससे कुछ कम की होती हैं। के से तो के हमारा सिर्फ बेसिस बन रहा है। ठीक है, A is just a basis on the basis of which all other keys are created. K1, K2, K3, तो ये इतनी सारी कीज क्यों हम बना रहे हैं? हम इतनी सारी कीज इसलिए बना रहे हैं कि हमने ये कहा कि हमारी जो ये एल्गो है ये मल्टीपल राउंड्स चलती है ना, इट वर्क्स इन मल्टीपल राउंड्स। जितना ज्यादा राउंड चलाएंगे उतना ज्यादा ही हमारा इनकर्सन स्ट्रांग होगा। तो हर राउंड में अलग अलग की का प्रयोग करते हैं। पहले राउंड में K1 का प्रयोग किया, दूसरे राउंड में K2 का प्रयोग किया, तीसरे राउंड में K3 का प्रयोग किया। यानी कि अलग अलग राउंड में कीज अलग अलग प्रयोग में लाई जाएगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यूजर को उतनी कीज बनानी है, यूजर एक की देता है, एक की यूजर देगा। इसी एक की के बेसिस पे बहुत सारी सब कीज सिस्टम अपने आप क्रिएट करेगा। ठीक है, सिस्टम बहुत सारी सब कीज इसी एक की के बेसिस पे क्रिएट करेगा। ऑन बेसिस ऑफ दिस की के several other keys are generated, K1, K2, K3, and in each round different keys are used, है ना। तो ये बात क्लियर हो गई। तो यल मैंने ये कहा कि जो पहला टुकड़ा है आर, वो आर एज इट इज कॉपी हो गया लेफ्ट में, लेकिन जो राइट साइड वाला लेफ्ट साइड बन गया अगले राउंड के लिए। लेकिन जो लेफ्ट साइड में है उसको हम एज इट इज नहीं ले जा रहे हैं, इसके साथ बहुत सारा ऑपरेशन कर रहे हैं, है ना। तो यही बात यहाँ पर समझाई जा रही है इस पॉइंट पे कि आर गोज अनचेंज्ड। आर वाला तो आर मतलब राइट हैंड साइड का जो टुकड़ा है वो अगले राउंड में वो लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा। लेकिन यल गोज थ्रू ऑपरेशन that depends on R and the encryption key। लेकिन जो जो मतलब कि दाई साइड में जो वैल्यू जाएगी वो वैल्यू नॉर्मल ऐसे सिर्फ लेफ्ट साइड वाली डायरेक्ट नहीं आती है, वो कैलकुलेट होके आती है। कैसे कैलकुलेट होगी? वो लेफ्ट साइड की जो वैल्यू हमने लिया वो इनपुट जाएगा और राइट साइड की भी वैल्यू इनपुट में जाएगी। मतलब एक कॉपी तो हमने सीधे कर लिया, लेकिन राइट साइड की एक और कॉपी इनपुट में जाएगी। इसमें इनपुट में जाएगी, यहाँ पे एक फंक्शन होगा। वो फंक्शन क्या होगा? देखो फंक्शन, देखो हम फंक्शन भी क्लियर है ना। फंक्शन का कॉन्सेप्ट वही है जो मैथमेटिकल, मैंने आपसे कहा कि क्रिप्टोग्राफी इज मैथमेटिक्स एक्चुअली। और उसमें जो
जो मैथ्स हैं वो हम धीरे धीरे उसी में बताते रहेंगे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जैसे आपने पढ़ा होगा अलजेब्रा में, फंक्शन फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे हमने कह दिया कि कोई फंक्शन है fx, याद है आपको, हम कहते हैं एक फंक्शन है fx, ठीक है। तो fx इज इक्वल टू y मैंने अगर लिखा तो इसका ये मतलब हुआ कि इसकी कुछ कार्यवाही होगी तो वैल्यू y आएगी। और ये fx हम डिफाइन करते हैं बाद में ना, तो जैसे हमने डिफाइन किया कि fx लेट सपोज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, मैं ऐसे ही लिख दिया। इसका इसका मतलब मैं एक से बता रहा हूँ कि कोई फंक्शन इस तरह से इलेबोरेट किया गया रहता है कि व्हाट इज एक्चुअली fx इज सम फंक्शन, समथिंग इज टू बी डन ऑन दिस वैल्यू। लेट्स सपोज वी आर डूइंग स्क्वायर एंड पुटिंग इट टू 1। उसी तरह से यहाँ पे एक फंक्शन होगा, यहाँ पे एक फंक्शन होगा। इस फंक्शन में एक इनपुट तो लेफ्ट वाली वैल्यू आएगी और दूसरा इनपुट राइट वाली वैल्यू आएगी। तो लेकिन लेकिन फंक्शन मतलब राइट वाली वैल्यू अभी नहीं आएगी, बाद में आएगी, सॉरी। मतलब हम अभी से अभी उस इस डायग्राम से आपको समझाएंगे। मतलब कहने का मतलब है कि ये लेफ्ट वाली वैल्यू डायरेक्ट सीधे यहाँ पे नहीं होगी हुई, उस पर कुछ कार्यवाही होगी। क्या कार्यवाही होगी अभी हम बता रहे हैं कि पहले तो राइट वाली वैल्यू को लेके, और ये जो हमने बहुत सारी कीज बनाई उन कीज में से एक की लेके A1 को मान लीजिए लेके A1 और R1 ये फंक्शन में पास होगा। इस फंक्शन पे कुछ वैल्यू कार्यवाही होगी, फिर उसके बाद जो आउटपुट आता है ना उसको लेफ्ट वाली जो वैल्यू आ रही है उसके साथ एक्सॉर करेंगे। एक्सॉर करने के बाद राइट में प्लेस करेंगे। एक बार फिर से इसको समझा देते हैं हम, ये बहुत सारा इसमें जो लिख उठा है उसको एक बार हटा के एक बार फिर से हम बताएं ताकि आपको क्लियर। अब की बार हम सीधे डायग्राम से बता रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको क्लैरिटी रहेगी। ठीक है, this time I am going to explain it directly from the diagram. Everybody can see the diagram, just confirm somebody। ये डायग्राम विजिबल है? This diagram is visible? तो मतलब इस डायग्राम में यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट लिया मैंने, ऊपर वाला प्लेन टेक्स्ट है ना। इस प्लेन टेक्स्ट को जैसे कि मैंने कहा कि दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक इसको हमने लेफ्ट कहा, इसको हमने राइट कहा। लेफ्ट और राइट दो पार्ट में हमने प्लेन टेक्स्ट को डिवाइड कर दिया। प्लेन टेक्स्ट मतलब प्लेन टेक्स्ट का ब्लॉक, ठीक है। हम ब्लॉक साइफर पढ़ रहे हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर ये 64 बिट का ब्लॉक है तो लेफ्ट साइड में इसमें भी 32 बिट आ गया और राइट साइड में इसमें भी 32 बिट आ गया। 32 बिट के दो ब्लॉक हमने बना दिए, ठीक है ना, लेफ्ट ब्लॉक और राइट ब्लॉक। फिर मैंने आपसे क्या कहा था कि जो जो हमारा राइट साइड का ब्लॉक है उसकी एक कॉपी बिना चेंज हुए लेफ्ट साइड में चली जाएगी। वो चीज यहाँ पे दिखाई जा रही है। ये देखो, ये राइट साइड का एज इट इज कॉपी होके लेफ्ट में आ गया, यानी कि अनचेंज्ड। अनचेंज्ड बिल्कुल, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो एज इट इज कॉपी हो गई। लेकिन जो लेफ्ट साइड का डेटा है वो एज इट इज नहीं आ रहा है, इस पे बहुत सारा फंक्शन हो रहा है। क्या फंक्शन हो रहा है? पहला तो ये कि जो राइट साइड का डेटा है उसकी एक कॉपी देखिए ये फंक्शन में गई, और दूसरा क्या इस फंक्शन में आया, K1, पहली की। तो ये K1 कहां से आई? मैंने आपसे बताया कि जो की होगी K, उसी K के बेसिस पे बहुत सारी छोटी छोटी सब कीज बनाई जाती हैं, जैसे K1, K2, K3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ Kn। वो जितने नंबर ऑफ टाइम एल्गो चलेगी उस पर डिपेंड करेगा। 8 बार, 10 बार, 12 बार, कितनी बार वो एल्गो चलती है, मतलब कितना राउंड, इसको राउंड कहते हैं। हर बार वही काम होगा, लेकिन मतलब मल्टीपल राउंड्स होगा। जितना ज्यादा राउंड चलेगी एल्गो उतना ही ज्यादा हार्ड हो जाएगा उस पर्टिकुलर क्रिप्टोग्राफिकल टेक्स्ट को ब्रेक करना, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू आई वो हो गई, वो कैसी वैल्यू आई है, वो राइट हैंड साइड की वैल्यू आई है। उसकी एक कॉपी तो हमने एज इट इज रख लिया, जो आगे अगले वाले राउंड के लिए लेफ्ट हैंड साइड का मतलब टेक्स्ट बन गया। राइट हैंड साइड में जो है वो अगले राउंड के लिए एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड का टेक्स्ट बन गया। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड वाला जो टेक्स्ट है वो अभी वैसे नहीं पहुंचा,
उसके पहले हमने राइट हैंड साइड की एक कॉपी ली और की ली, इसके ऊपर इसमें एक फंक्शन किया है। अब इस फंक्शन में कुछ घटना होगी, हो सकता है दोनों को हम लोग कुछ एंड करें या दोनों को हम सब्स्टिट्यूशन करें, किसी किसी तरह से एडिशन करें, कुछ मॉडुलो करें, कुछ करेंगे। वो क्या करेंगे डिटेल में जब इनको देखा जाएगा तो देखेंगे। मतलब सम ऑपरेशन विल बी परफॉर्म्ड हियर, है ना। आफ्टर सम ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड यूजिंग टू इनपुट, वन इनपुट इज की K1, अनदर इनपुट इज राइट साइड वाला जो ब्लॉक है K1 और R, इसको लेके कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हुआ तो उसका जो आउटपुट आएगा ना, उसका लेफ्ट हैंड साइड का जो टेक्स्ट है उसका XOR निकालेंगे। ये जो प्लस बना है इसका मतलब है XOR, यानी इन दोनों आउटपुट का XOR वैल्यू निकलेगी। फिर ये XOR वैल्यू जाके राइट हैंड साइड के लिए, फिर तो मतलब अभी भी ब्लॉक साइज वही रही, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड भी वैसे ही आ गया, जो पहले था वही आ गया, लेकिन राइट हैंड साइड बिल्कुल बदल गया होगा क्योंकि उस पर बहुत सारा ऑपरेशन होके आया है, बहुत सारा ऑपरेशन होके आया है। अब अगली बार फिर ये घटना होगी, अब अगली बार फिर घटना होगी का मतलब क्या हो गया कि सेम चीज फिर दोहराई जाएगी, यानी इस बार ये जो बहुत सारा चेंज होके आया है ये एज इट इज चला जाएगा अगले ब्लॉक के लिए, है ना। लेकिन जो यहाँ पे ये प्लेन टेक्स्ट है, अब बार इस पे कार्रवाई होगी। की बार ये आया, ये इस तरफ आया और इसमें अब क्या होगा की K2 काम करेगी, की K2 और राइट हैंड साइड का जो डेटा है वो दोनों इसमें मिलके फंक्शन में जाएंगे। ठीक है, इसको हम फिर से क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो अब इस बार K2 की किससे वैल्यू लेंगे और एक कॉपी जो राइट साइड में वैल्यू रखी है उसकी एक कॉपी फंक्शन में भेजेंगे, और K2 और ये फंक्शन मतलब K2 और सॉरी K2 मतलब की K का एक सब की K1 है, एक सब की K2 है, तो K2 और राइट साइड की जो वैल्यू है उसको दोनों इनपुट के रूप में जाएंगे इस फंक्शन के अंदर। इस पे कोई कार्रवाई होगी, कुछ चेंजेस किए जाएंगे, उस पे कुछ सब्सट्रैक्शन एडिशन होगा, फिर उसके बाद इसका जो आउटपुट निकलेगा वो लेफ्ट हैंड साइड के जो वैल्यू आ रही है उसके साथ फिर XOR हो रहा है, XOR होके यही चीज वापस चली जाएगी दूसरे स्टेप के लिए, राइट हैंड साइड की वैल्यू बन जाएगी, है ना। तो दो ही स्टेप में पूरा टेक्स्ट चेंज हो गया, पूरा टेक्स्ट चेंज हो गया, एकदम जंबल अप हो गया। अब आप सोचो कि ऐसे कई राउंड जा रहा है, तो लिस्ट से कई राउंड होके आने के बाद जो साइफर टेक्स्ट बना, लास्ट में साइफर टेक्स्ट बना, यहाँ पे साइफर टेक्स्ट ब्लॉक है, तो वो बिल्कुल जंबल होगी जिसको वो किसी भी मतलब पैटर्न एनालिसिस या किसी भी चीज से उसको डिसाइफर करने में कठिनाई होगी। वही बात यहाँ पे लिखा जा रहा है। पहली बात तो ये कि पहले राउंड में क्या होता है, आर गोज अनचेंज्ड, लेकिन यल के ऊपर क्या होता है, कार्रवाई होती है, इट ग्रोज थ्रू ऑपरेशंस व्हिच डिपेंड्स ऑन व्हाट, राइट की वैल्यू और इनकर्शन की पे डिपेंड करता है। इनकर्शन की हर बार अलग अलग बनती है, K1 K2 K3, है ना। तो उसके बाद जो इसका आउटपुट आएगा, मान लीजिए उसके आउटपुट को एफ आर बोल रहे हैं, यानी फंक्शन ऑफ आर एंड के, दो इनपुट जा रहा है, राइट साइड की वैल्यू और की, तो ये इनपुट के रूप में गया, तो इसका आउटपुट होगा, इसका जो आउटपुट होगा उसको XOR करेंगे लेफ्ट की वैल्यू के साथ, यही मिला के राइट साइड की वैल्यू बन जाएगी, है ना। यही चीज इस फिगर में समझाई गई है। तो ये सारांश में मतलब ये हो गया कि कैसे फाइस्टल साइफर वर्क करता है। ठीक है ना, फाइस्टल साइफर कैसे वर्क करता है कि जो हमारा ब्लॉक होता है उस ब्लॉक को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद पहला वाला जो हमारा ब्लॉक है लेफ्ट कहलाता है, दूसरा वाला राइट कहलाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड का ब्लॉक और राइट साइड का ब्लॉक, फिर लेफ्ट साइड के ब्लॉक पे ऑपरेशंस होंगे, राइट साइड का ब्लॉक एज इट इज अगले स्टेप के लिए कॉपी हो जाएगा। ऑपरेशंस किसकी किसकी मदद से होते हैं, राइट साइड के ब्लॉक की एक कॉपी और राउंड की के पहले की के साथ। राउंड की जो मतलब राउंड की इसको इसलिए कह रहे हैं ना कि हर राउंड के लिए अलग अलग की है, जो बेस होगा वो एक ही की होगी जो यूजर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, उसके बेसिस पे फिर फंक्शन में वैल्यू जब दोनों जाएगी तो उसका आउटपुट आएगा, वो आउटपुट लेफ्ट हैंड की लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है उसके साथ XOR किया जाएगा, XOR करने के बाद वही राइट साइड की वैल्यू बन जाती है। तो ये काम बार बार किया जाता है, ये पहले राउंड का ये एक्शन है, वही एक्शन फिर सेकेंड राउंड में, वही थर्ड राउंड में, वही फोर्थ राउंड में, ऐसे इन राउंड चलने के बाद जो आउटपुट आएगा उसको हम लोग साइफर टेक्स्ट बोलते हैं। वही साइफर टेक्स्ट मतलब भेजने के लिए रख दिया जाएगा। इसमें किसी को कुछ पूछना है?
एक बार कंफर्म करिएगा। एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चंस अप टू दिस? इस बीच में आवाज ब्रेक तो नहीं हो रही थी? जो कुछ हमने बताया वहां तक पहुंचा ना? नो सर मीन्स व्हाट? यू अंडरस्टूड और नॉट? ऑल ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, दिस वाज फेस्टल साइफर। तो फेस्टल साइफर एक मॉडल है। इस मॉडल में हम जो हमारा ब्लॉक है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेफ्ट और राइट, और उसके ऊपर बार बार सफल करते हैं और बार बार कार्रवाई करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके जो डिजाइन प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, उस पर देखते हैं। कि पहली बात यह है कि ब्लॉक साइज कितना रखा जाए। ब्लॉक साइज 64 बिट रखा जाए या उससे ज्यादा रखा जाए, 128 बिट रखा जाए या इससे भी ज्यादा रखा जाए, है ना, 512 रखा जाए। ब्लॉक साइज क्या रखा जाए? तो ब्लॉक साइज से होता क्या है कि जैसे जैसे ब्लॉक साइज बढ़ती जाती है वैसे वैसे सुरक्षित होता जाता है, सेफ होता जाता है। जितना बड़ी ब्लॉक साइज का साइफर होगा उतना ज्यादा सेफ होगा, उतना ज्यादा क्रिप्टो एनालिस्ट को उसको ब्रेक करने में परेशानी आएगी। लेकिन लेकिन जितना ज्यादा बड़ा ब्लॉक होता जाएगा उतना ही कठिन उसका इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन हो जाएगा। यानी कि for the computer to perform the encryption and decryption will become hard. That means the system will slow down when it when it is using when the algorithm is using bigger block size, the system will slow down. So let's suppose you want to send a data. Let's suppose Netflix is there. Netflix wants to stream its data, its video data to its clients, but it does not want that somebody should uh, see the stream, somebody should capture the stream and see the data for free without paying the subscription charges. So they should encrypt the data in that case. But if they will use very hard encryption, then in that case, the system will slow down because the client side, which is watching the videos from the subscriber, that app have to do a lot of work. His device, whether it is television or whether it is computer or mobile, it will be heated because of a lot of processing. So the processing power and the complexity of the algorithm, there is a trade-off. I mean to say there is a trade-off. If you will increase the security by increasing the block size, then the computational efficiency will be decreased. That means your computer have to work hard to encrypt and decrypt. तो ये मतलब क्या साइज तय करना है, ये इस बात पे डिसाइड किया जाएगा कि मतलब कितना पर्याप्त है कि कितने से काम चल जाए, बस उतना उतना ही रखा जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि लार्जर ब्लॉक साइज मीन्स ग्रेटर सिक्योरिटी, है ना? और बाकी चीजें वही रखें और सारे पैरामीटर्स सेम रखें, ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। तो ज्यादा अगर बड़ी साइज होगी तो ज्यादा सिक्योर इनक्रिप्शन होगा। यानी कि जैसे भी एग्जाम में इसके एक दो दो नंबर के क्वेश्चन पूछे जाए, अगर मैं खुद ध्यान से अगर सुन रहे होगे तो उसका जवाब आप दे पाओगे, और नहीं तो खाली ये मतलब स्लाइड पढ़ के भी नहीं आप दे पाओगे जवाब। ठीक है, तो जैसे पूछ लिया गया, लेट्स सपोज द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द एग्जाम कि there in a cipher algorithm you can use 64 bit block or 120 bit blocks, which block size will be more secure? ठीक है ना? तो उसमें हमको बताना पड़ेगा कि ये जो लार्जर साइज वाला है 128 बिट, दैट विल बी मोर सिक्योर। लेकिन अगर उसी में क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया उसने कि वी वांट an algorithm which is computationally easy, we don't want computationally hard encryption because our CPU power is less, we want to show the data, or let's suppose we want to stream the data on the mobile devices which has a small processor and which runs on battery. It will drain the battery when a lot of processing is being done. So in that case we will use small, for better efficiency we will use small block size. For greater security we will use larger block sizes, right? बट रिड्यूस्ड इंक्रिप्शन एंड हाँ, ये बता रही है कि बताया जा रहा है कि सारी चीज अगर एक जैसे, बाकी सारे पैरामीटर एक जैसे हो, तो अगर ब्लॉक साइज बड़ी है तो सिक्योरिटी तो बढ़ जाएगी, लेकिन रिड्यूस्ड इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन स्पीड घट जाएगी।
है ना, उस सीपीयू को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा फॉर द एल्गोरिथम। ठीक है, द ग्रेटर द सिक्योरिटी इज अचीव्ड बाय ग्रेटर डिफ्यूजन। ठीक है, जितना बड़ा ब्लॉक साइज होगी उतना ज्यादा डिफ्यूजन होगा, और इसलिए सुरक्षा तो बढ़ जाएगी, लेकिन हमारा कंप्यूटर के प्रोसेसिंग के ऊपर ज्यादा, मतलब उसको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, फर्दर आगे है कि की साइज। हमने बताया था कि हम जो की साइज लेके चलेंगे के, उसके बेसिस पे कई सारी सब कीज बनाएंगे, है ना, जैसे हमने बनाया K1, K2, K3, K4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, इस तरह से हमने कीज, अलग अलग की साइज की हमने कीज बनाई। तो लार्जर द की साइज मींस, लार्जर द की साइज मींस बेटर सिक्योरिटी। जितना ज्यादा मतलब बड़ी की साइज हम लेके चलेंगे उतना ही ज्यादा हमारा सेफ माना जाएगा, एल्गोरिथम उतना ही ज्यादा सेफ मानी जाएगी। ठीक है, एक मिनट। हाँ, ठीक है। सो की साइज के बारे में कहा जा रहा है, लार्जर की साइज मींस ग्रेटर सिक्योरिटी, ग्रेटर सिक्योरिटी। बट अगेन, आप जितनी बड़ी की साइज लेंगे उतना ही ज्यादा फिर स्पीड प्रभावित हो जाएगी, बट इट में डिक्रीज द इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन स्पीड। तो अगर आपको ज्यादा सेफ रखना है तो आप की साइज बड़ी ले सकते हो, लेकिन की साइज बड़ी होगी तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी कैलकुलेशंस की, और इस वजह से सिस्टम स्लो रह हो जाएगा, या वो ज्यादा पावरफुल सिस्टम्स यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, सो द ग्रेटर सिक्योरिटी इज अचीव्ड बाय ग्रेटर रेजिस्टेंस टू ब्रूट फोर्स अटैक्स एंड ग्रेटर कंफ्यूजन। है ना, तो सो कीज हमने ये पहले पढ़ रखा था ना कि की का पर्पस होता है, द ग्रेटर की साइज is used for creating confusion, and greater block size is used for creating diffusion। confusion और diffusion p boxes और s boxes का हमने पिछले क्लासेस में देखा हुआ था, अब उसको चेक कर लीजिएगा। सो नंबर ऑफ राउंड्स, तो नंबर ऑफ राउंड्स जितने ज्यादा होंगे उतनी ही ज्यादा सेफ एल्गो होगी, तो इसलिए ये भी उसी उसी मतलब उसी बात को फॉलो करता है। सो द एसेंस ऑफ पाइस्टल साइफर इज दैट अ सिंगल राउंड ऑफर्स एडिक्वेट सिक्योरिटी। एडिक्वेट मतलब आप मतलब ठीक है, मतलब सॉरी माफ कीजिएगा, मतलब इन एडिक्वेट सिक्योरिटी का मतलब होगा कि जो अनसफिशियंट है, आई एम सॉरी, तो अनसफिशिएंट सिक्योरिटी एक 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 बार करोगे तो वो उसके ब्रेक होने की चांसेस होंगे, क्योंकि जो हाफ वाला ब्लॉक है वो तो बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट की तरह से आगे जाता है ना, उसमें तो बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ होता। तो कम से कम दो बार होगा तो जो पूरा टेक्स्ट है वो पूरा पूरी तरह से मिट जाएगा, वो अलग ही हो जाएगा। ये बात हम पिछले डायग्राम से समझ रहे हैं ना। तो ये इसमें हमने देखा था कि जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है वो तो एज इट इज कॉपी हो जाता है, राइट हैंड साइड वाला, राइट हैंड साइड वाला जो वैल्यू है वो एज इट इज कॉपी हो जा रहा है। तो अगर एक ही राउंड पे हम आ जाएंगे तो वो इनएडिक्वेट हो जाएगा, मतलब पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि ये तो प्लेन टेक्स्ट की तरह से ही आ जाएगा। तो कम से कम हाफ साइज तो बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट थी, इस पे बहुत सारा काम होके आएगा, तो इसका मतलब ये थोड़ा सा ये नहीं मतलब समझ में आएगा, क्योंकि इस पे फंक्शन चल चुका होगा एक बार। ठीक है, तो इन एसेंस तो मतलब इट इट इज इनएडिक्वेट इफ यू आर डूइंग इट मल्टीपल राउंड्स, मतलब जितनी बार आप जितनी ज्यादा बार करते जाएंगे उतनी सेफ्टी बढ़ती जाएगी, लेकिन अगेन उतना ज्यादा समय लगता जाएगा, है ना, उतना ज्यादा। तो एक टिपिकल साइज इज 16 राउंड, मतलब जो मतलब एक कम से कम 16 राउंड्स हो, तो एक टिपिकल एक नमूना बताया जा रहा है कि टिपिकल साइज आप मतलब जो कितने नंबर ऑफ राउंड्स उसको चलाना चाहिए, तो कह रहे हैं भैया 16 राउंड तक आप चलाते हैं तो वो सेफ है। ठीक है, कम से कम 16 राउंड ऑफ, मतलब जो n है, यहाँ पे हमने n कहा था ना कि n बार करना है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, ऐसे n टाइम्स। तो वो कह रहे हैं n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कम से कम 16। तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द टिपिकल साइज ऑफ द राउंड्स दैट कैन मेक द सिक्योर साइफर इन फाइस्टल मॉडल। तो हम कहेंगे कि देयर शुड बी एटलीस्ट 16 राउंड्स टू मेक इट sufficiently secure
ठीक है, और each round will have different keys k1 k2 and k3 which is generated again by some algorithm using the key base key which we will provide, जो यूजर प्रोवाइड करता है उसके बेसिस पे। सब की जनरेशन एल्गोरिथम, मैंने कहा कि एक ही की से बहुत सारी की बनाई जाती हैं, तो बहुत सारी की बनाने के लिए भी एल्गोरिथम का यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड सबकी एल्गोरिथम। तो सबकी जो सबकी बना रही है वो एल्गोरिथम भी अगर कॉम्प्लेक्स हो और ज्यादा बढ़िया है ना। ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी इन द एल्गोरिथम शुड लीड टू ग्रेटर डिफिकल्टी ऑफ क्रिप्टो एनालिसिस। जितनी ज्यादा ये सबकी कॉम्प्लेक्स होगी, सबकी जनरेशन की एल्गोरिथम जितना कॉम्प्लेक्स होगा, हमारा साइफर उतना ही मजबूत रहेगा, उतना ही उसको डिसाइफर करना कठिन होगा। सबकी जनरेशन एल्गोरिथम क्लियर हो गई ना, कि हमारी की एक ही रहती है लेकिन उस एक ही की से बहुत सारी सब कीज बनाई जा रही हैं, और उन सब कीज को बनाने के लिए भी कोई ना कोई मेथड, कोई ना कोई फंक्शन चाहिए, और उसी को हम सबकी जनरेशन एल्गोरिथम कह रहे हैं, ठीक है ना। ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी इन दिस एल्गोरिथम शुड लीड टू ग्रेटर डिफिकल्टी इन क्रिप्टो एनालिसिस, यानी कि जितना ही ज्यादा जटिल ये प्रक्रिया होगी सबकी जनरेट करने की, उतना ही बढ़िया एल्गोरिथम, मतलब उतना ही हार्ड होगा क्रिप्टो, मतलब क्रिप्टो जो होगा उसके लिए हमारी क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम को तोड़ पाना, राइट। ये क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। लास्ट में है राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन कौन सा फंक्शन था जो हमने अभी यहाँ पे बताया था, इसको एक बार फिर से आपको याद दिला दें। हर राउंड में हम देख रहे हैं, हर राउंड में हम एक फंक्शन यूज कर रहे हैं ना, एफ के आर, उसी की चर्चा यहाँ की जा रही है। एफ दिस थिंग, जिसमें दो इनपुट जा रहा है, एक इनपुट है राइट साइड की वैल्यू, दूसरा इनपुट की। कौन सी वाली की? जो सा वाला राउंड होगा वो वाली की। अगर पहला राउंड होगा तो k1 की, दूसरा राउंड होगा तो k2 की, तीसरा राउंड होगा तो इस तरह से, है ना। राइट साइड की वैल्यू और सब की, इन दोनों को इनपुट के रूप में भेजते हैं इस फंक्शन के अंदर। इसी फंक्शन को हम लोग राउंड फंक्शन कह रहे हैं। फिर ये राउंड फंक्शन एक वैल्यू जनरेट करेगा इन दोनों इनपुट के बेसिस पे। फिर ये जो वैल्यू जनरेट करेगा इसको एक्सऑर ऑपरेशन करते हैं लेफ्ट साइड की वैल्यू के साथ। फिर इसका जो आउटपुट आएगा वो अगले राउंड के लिए राइट हैंड साइड की वैल्यू बन जाती है, ठीक है ना। इस तरह से ये जटिल हम इसमें डाल रहे हैं ताकि उसको डिसाइफर कर पाना कठिन हो जाए, ठीक है। तो राउंड फंक्शन के बारे में कहा जा रहा है कि ये भी अगर जटिल है, इफ इट इज कॉम्प्लेक्स, अगेन इफ इट इज ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी जनरली मींस ग्रेटर रेजिस्टेंस टू क्रिप्टो एनालिसिस। क्रिप्टो एनालिसिस के लिए उतना ही ज्यादा जटिल होगा, ठीक है ना। तो के लिए इतना ही रखते हैं, और हम इसको अब डिस्कनेक्ट करते हैं, और कल सुबह सब कुछ ठीक रहा तो हम 1 बजे क्लास में मिलेंगे। तो बाकी आगे इसको कंटिन्यू करने के लिए कल हम लोग डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड की जो मेन एल्गो है उसको समझने की कोशिश करेंगे। बाकी आज प्रयास कर रहे हैं कि हम दोनों स्लाइड्स और असाइनमेंट आपको हम शेयर करेंगे, ताकि आप अपना उसको लिखना शुरू कर देंगे, एक लॉन्ग नोटबुक बना के उसको लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। हाँ, प्रश्न अगर किसी को अब तक जो हमने इसमें बताया उसमें अगर किसी को समझ में कुछ ना आया हो तो दे कैन आस्क। इज इट क्लियर हाउ दिस फिएस्टल साइफर वर्क्स एवरीबॉडी? Yes, sir. Anybody would like to volunteer and explain this thing, so that just I want to be assured that everybody was hearing, listening, at least somebody was listening. Anybody can unmute and just explain that how it works ब्रीफ में। कोई वॉलंटियर करना चाहेगा? नहीं? पता नहीं आप लोग सुनते भी हैं कि नहीं। ठीक है, एनीवे कल 1 बजे हम प्रयास करेंगे, अगर सब कुछ ठीक रहा तो क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू।